नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। उदयपुर मामले की जांच करेगी एनआईए। साल 2008 में किया गया था इसका गठन। भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मामलों की करती है जांच। रक्षा हथियारों की आपूर्ति पर गहराया संकट। रूस ने किया डिलीवरी की तय समय सीमा को पार। रूस करता है भारत को सबसे अधिक हथियारों की आपूर्ति। LHC मशीन को फिर से शुरू करने पर चल रहा विचार। ब्रह्मांड से जुड़े रहस्य को सुलझाने में है यह सहायक। सन प्रयोगशाला में स्थापित है यह मशीन। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 लिस्बन में हुआ संपन्न। 198 देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया लिस्बन घोषणा पत्र। महासागरीय संरक्षण को बढ़ावा देना है इसका मकसद। और राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 का पहला संस्करण हुआ जारी। खाद्य सुरक्षा और पहुंच के आधार पर रैंक प्रदान करना है इसका मकसद। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के एक क्लॉज के प्रावधानों को बदलने का प्रस्ताव दिया है, जो इस अधिनियम की कठोरता को कम करने से जुड़ा है। मतलब अब जेल की सजा के स्थान पर उल्लंघन करने वालों को केवल जुर्माना देना होगा। हालांकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में शामिल गंभीर चोट या जान जाने जैसे गंभीर मामलों को आईपीसी के तहत कवर किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से इस प्रस्ताव पर उनकी राय मांगी है। साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि अधिनियम में किया जाने वाला बदलाव सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े दंड के प्रावधानों को भी नियंत्रित करेगा। इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन में जुर्माने की राशि के द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण कोष बनाने की भी बात की गई है। गौरतलब है कि मौजूदा प्रावधानों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाता है। साथ ही उल्लंघन को जारी रखने के मामले में प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना और कैद की सजा को 7 साल तक बढ़ाए जाने का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम साल 1986 में लागू हुआ। यह अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में योजना बनाने और क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा पर्यावरण के गंभीर मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने से जुड़े एक प्रणाली का भी निर्धारण करता है। हाल ही में उदयपुर में हुई एक हत्या के बाद एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन चर्चा में आ गया है। इस प्रकरण की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए एक ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच कर सकती है। साथ ही विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले सभी अपराधों का भी संज्ञान ले सकती है। इसके अलावा यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्मित कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में आने वाले कृत्यों की जांच भी कर सकती है। इनमें आतंकवादी कृत्य, ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी, सीमा पार से नकली भारतीय मुद्रा और घुसपैठ जैसे अपराध और इनसे जुड़े क्रियाकलाप शामिल हैं। साथ ही एजेंसी को ऐसे अपराधों में शामिल लोगों की तलाशी लेने, उन्हें पकड़ने, गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति भी प्राप्त है। बता दें कि यह एजेंसी जिस कानून के तहत संचालित होती है वह पूरे भारत के साथ साथ देश के बाहर मौजूद भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। दरअसल इस एजेंसी को एनआईए कानून के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों पर, चाहे वे कहीं भी तैनात हो, भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर मौजूद व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हो, या भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामलों को एनआईए द्वारा जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकती हैं। किसी मामले के संबंध में उपलब्ध कराए गए विवरणों का आकलन करने के बाद
मंत्रालय ऐसे मामले को NIA को सौंप सकता है। यहाँ तक कि जब केंद्र सरकार को लगता है कि किसी अनुसूचित अपराध की NIA कानून के तहत जांच की जानी जरूरी है, तो ऐसी दशा में भी केंद्र सरकार इस अपराध की जांच करने के लिए NIA को निर्देश दे सकती है। गौरतलब है कि NIA का गठन वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर हुआ था। यह एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को अस्तित्व में आई थी और वर्ष 2009 से इस एजेंसी ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया था। NIA का मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इस बात पर संशय बना हुआ है कि रूस भारत को पुर्जों और हार्डवेयर की डिलीवरी समय पर कर पाएगा या नहीं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। इसका बड़ा कारण रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का लगाया जाना बताया जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में शीर्ष अधिकारियों का कहना था कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास लगभग 10 महीनों के लिए पर्याप्त भंडार है, लेकिन वर्तमान में इसके जल्द समाप्त होने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से भारत और चीन के बीच गतिरोध के चलते भारत ने मांग की तुलना में अधिक रक्षा सामग्री की खरीद की थी। इसके चलते भारत के पास वैश्विक तनाव के माहौल में भी आपूर्ति बनी रही। मौजूदा स्थिति में भी रूस ने भारत को समय पर डिलीवरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन युद्ध के जारी रहने के कारण इसका प्रभाव भारतीय आपूर्ति पर पड़ सकता है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि रूसी उद्योग पहले स्वयं की जरूरतों को तरजीह देंगे। आपको बता दें कि भारत रूस से सबसे ज्यादा रक्षा सामग्री खरीदता है, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित रॉकेट, मिसाइल और टैंक प्रमुख हैं। इसके चलते हथियार के मामले में सेना की निर्भरता रूस पर लगातार बनी रहती है। हालांकि सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा सरकार रक्षा आयात के विकल्पों को भी खोजने में लगी हुई है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत के रूस से रक्षा सामग्री के आयात में कमी आई है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों के संदर्भ में एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य भारत के लिए दुर्लभ खनिज और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ऐसा माना जा रहा है कि दुर्लभ खनिजों के संदर्भ में इस समझौते से भारत की चीन के ऊपर निर्भरता कम होगी। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में लिथियम, कोबाल्ट और वेनेडियम जैसे खनिजों के विशाल भंडार हैं। इन खनिजों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बयान के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 3 साल की इस भारत ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश भागीदारी के लिए लगभग 39.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुर्लभ खनिज को रेयर अर्थ मटेरियल्स भी कहा जाता है। ये 17 धातुओं का एक समूह है जिसका उपयोग कई सेक्टर्स में होता है, जिनमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों, वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक, तेल रिफाइनरी आदि उद्योग शामिल हैं। हालांकि इन्हें दुर्लभ कहा जाता है, लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार पृथ्वी के अंदर की परत क्रस्ट में ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दुनिया में कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां इनका खनन या उत्पादन किया जाता है। इनका उत्पादन काफी जटिल होता है और पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। गौरतलब है कि दुर्लभ खनिजों के कुल उत्पादन का 70% अकेले चीन में होता है। म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जहां इनका उत्पादन किया जाता है। बीते दिनों जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इस मीटिंग में डेयरी उत्पादों को लेकर कई फैसले हुए। जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में प्री पैक, प्री लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क जैसी डेयरी वस्तुओं पर 5% कर लगाने और दुग्ध एवं डेयरी मशीनरी पर लगने वाले कर को 12 से 18% करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी भी पैकेज्ड दूध को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में सूचीबद्ध डेयरी कंपनियों के दोनों प्रमुख उत्पाद लस्सी और दही जीएसटी दरों से मुक्त हैं, यानी प्री पैक, प्री लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क जैसी डेयरी वस्तुएं कर के दायरे में नहीं आती हैं। इसके अलावा ये दोनों उत्पाद डेयरी कंपनियों के राजस्व में 15 से 20% का योगदान करते हैं। डेयरी उत्पादों और मशीनरी पर लगने वाले इस कर का किसान संगठनों और दुग्ध सहकारी समितियों ने काफी आलोचना की है।
साथ ही उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि डेयरी उत्पादों और मशीनरी पर लगने वाले इस कर से उत्पादों के दामों में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। गौरतलब है कि डेयरी उद्योग एमएसएमई के तहत आता है और यह कुशल एवं अकुशल रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जो माल और सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देने के लिए अधिकृत है। संविधान में जीएसटी काउंसिल का जिक्र आर्टिकल 279A में मिलता है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और राज्यों के वित्त मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। बीते दिनों ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 107वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान ZSI की निदेशक धृति बनर्जी ने बताया कि साल 2021 में ZSI के वैज्ञानिकों ने जानवरों की खोजों में 68% का योगदान दिया है। इन खोजों के चलते भारत में जीवों की 1.03 लाख प्रजातियों का पता चला है। इस तरह से भारत जैव विविधता के मामले में वैश्विक स्तर पर लगभग 6.1% योगदान देने वाला देश बन गया है। आपको बता दें कि साल 2021 के दौरान भारत में जानवरों की 540 प्रजातियों को खोजा गया। इसके चलते जानवरों की प्रजातियों की कुल संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। जानवरों की खोजी गई नई प्रजातियों में मैमल की 1, रेप्टाइल की 35 और पाइसिस की 19 प्रजातियां शामिल हैं। मैमल की इस नई प्रजाति की खोज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप में हुई, जिसका नाम क्रॉसीडुरा नारकोंडामिका है। इस प्रजाति की प्रमुख विशेषता इसके सफेद दांत है। रेप्टाइल की खोजी गई प्रजातियों में तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की बोइगा व्हाइट केरी प्रमुख है। गौरतलब है कि नई खोजों में सबसे अधिक संख्या जीव समूह हाइमेनोप्टेरा की थी। इस समूह में खोजे गए नए वंशज सहित 80 प्रजातियां शामिल थी। बता दें कि हाइमेनोप्टेरा कीटों का एक क्रम है जिसमें आरी, ततैया, मधुमक्खियां और चींटियां शामिल होती है। इसी दौरान वनस्पतियों की लगभग 315 नई प्रजातियों की भी खोज हुई। इस प्रकार देश में फ्लोरल प्रजातियों की संख्या बढ़कर लगभग 55,000 हो गई है। खोजी गई फ्लोरल प्रजातियों में बागवानी, कृषि, औषधीय और सजावटी पौधों जैसे बेगोनिया, बाल्सम, फलिया, जिंजीबर्स और ऑर्किड आदि की कई प्रजातियां शामिल हैं। वनस्पतियों की इन प्रजातियों में से लगभग 28% केवल पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोजी गई हैं। खोजी गई इन प्रजातियों में से अकेले केरल से लगभग 51 फ्लोरल प्रजातियां मिली। आपको बता दें कि इस स्थापना कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा एनिमल डिस्कवरी 2021 एंड प्लांट डिस्कवरी 2021 नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। हाल ही में केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली में एंथ्रेक्स रोग की पुष्टि की है। इस संदर्भ में केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि सरकार बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठा रही है। बता दें कि एंथ्रेक्स एक संक्रामक पशुजन्य या जूनोटिक रोग है। यह रोग बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स जीवाणु मिट्टी में कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह मुख्यतः शाकाहारी जंतुओं, विशेषकर भेड़, बकरी, घोड़ा और खच्चर आदि में होने वाला रोग है। इस बीमारी में पशुओं को तेज बुखार आता है और फिर अचानक बीमार होकर जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्यों में इसका संक्रमण संक्रमित पशु या उनके उत्पादों के संपर्क से फैलता है। इसे ऊन छाटने वालों का रोग, विसेहरिया, गिल्टी रोग, तिल्ली बुखार आदि अनेकों नामों से भी जाना जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में इस रोग का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें एशिया, दक्षिणी यूरोप, उप सहारा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक में एंथ्रेक्स के मामले पाए गए हैं। अगर मनुष्यों में एंथ्रेक्स रोग के लक्षणों की बात करें तो इसमें घाव या कटे हुए संक्रमित त्वचा वाले स्थान पर लाल रंग के धब्बे, सूजन एवं छाले आदि नजर आते हैं। साथ ही भूख न लगना, उल्टी, डायरिया, खांसी, सांस लेने में कठिनाई आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। हाल ही में गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसोन की खोज के 10 साल बाद एक बार फिर से लार्ज हैड्रॉन कोलिडर यानी LHC मशीन को शुरू करने की बात सामने आई है। बता दें कि LHC को भौतिक विज्ञान के बारे में दुनिया की समझ को विकसित करने और नए कणों या पार्टिकल्स की खोज के लिए बनाया गया था। गौरतलब है कि LHC मशीन को 1.9 केल्विन या -271 डिग्री सेल्सियस पर चलाया जाता है।
CERN प्रयोगशाला की इस मशीन में 27 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जैसा एक ढांचा है, जिसमें 2 पैरेलल बीम पाइप लगाए गए हैं जो 4 पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें करीब करीब प्रकाश की गति से प्रोटॉन्स को 2 विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की तरफ दौड़ाया जाता है और फिर एक बिंदु पर आकर इनकी आपस में टक्कर कराई जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टक्कर से वैसी ही परिस्थितियां पैदा होने की संभावनाएं हैं जैसी कि लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग यूनिवर्स के बनने के दौरान रही होंगी। इससे भविष्य में बिग बैंग और ब्रह्मांड के निर्माण को करीब से जाना जा सकता है। इस महाप्रयोग में 85 देशों के हजारों वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जुलाई 2012 में CERN प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन की खोज की घोषणा की थी। यह घोषणा भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स की भविष्यवाणी की पुष्टि थी। दरअसल साल 1964 और 1966 के बीच पीटर हिग्स ने गणितीय समीकरण के आधार पर हिग्स बोसोन क्षेत्र की भविष्यवाणी की थी। इस सिद्धांत से पता चलता है कि कणों का द्रव्यमान एक विशेष क्षेत्र के साथ अंतर्निहित रहने वाले प्राथमिक कणों का एक परिणाम है। इसे हिग्स क्षेत्र या हिग्स फील्ड कहा जाता है। इसी हिग्स क्षेत्र से हिग्स बोसोन कणों की उत्पत्ति होती है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया के महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में वैश्विक सहयोग को सुनिश्चित करना है। यहाँ महासागरीय क्षेत्र का मतलब राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे 200 मील या 322 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र है। गौरतलब है कि कॉन्फ्रेंस की मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। सम्मेलन के समापन पर संयुक्त राष्ट्र के 198 देशों ने महासागरीय संरक्षण पर आधारित लिस्बन घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया। इसके अलावा सम्मेलन के अंतिम दिन शामिल राष्ट्रों ने तत्काल आधार पर विज्ञान आधारित और इनोवेटिव एक्शन फॉलो करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। इसके तहत अनुपचारित अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पानी के नीचे का शोर, तटीय समुदायों के संरक्षण सहित कई मुद्दे शामिल थे। गौरतलब है कि यह सम्मेलन SDG यानी सतत विकास लक्ष्य के गोल 14th जल के नीचे जीवन से जुड़ा है, जिस पर बिना देरी के ठोस कदम उठाने के प्रयासों पर विचार किया गया। साथ ही सदस्य राष्ट्रों ने महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण और SDG 14 को प्राप्त करने के लिए जरूरी बताया। इसके अलावा सम्मेलन में विशेष रूप से छोटे विकासशील द्वीपीय देशों और अल्प विकसित देशों की क्षमता निर्माण में सहयोग देने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बीते दिनों तेलंगाना स्थित BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की भानुर इकाई का दौरा किया। यहाँ भानुर में स्थित एक वॉरहेड फैसिलिटी तथा कंचन बाग में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फैसिलिटी सहित विनिर्माण सुविधा केंद्रों को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। इस प्रकार BDL सीकर फैसिलिटी के उत्पादन के मामले में विश्व भर की चुनिंदा कंपनियों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फैसिलिटी मिसाइलों में लक्ष्य के ट्रैकिंग से जुड़ी एक तकनीक है। वॉरहेड सुविधा केंद्र मिसाइल वॉरहेड निर्माण का एक केंद्र है जो भविष्य में वॉरहेड के निर्माण में विविधता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही रक्षा मंत्री द्वारा BDL के परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इसी दौरान रक्षा मंत्री ने विशाखापत्तनम में BDL की एक स्टोरेज सुविधा केंद्र का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इसमें वर्टिकल कैरोसेल सिस्टम, मैकेनिकल कॉम्पैक्टर और मोटोराइज्ड कॉम्पैक्टर शामिल है, जो यूनिट की सभी स्टोरेज जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इस स्टोरेज सुविधा केंद्र को लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। गौरतलब है कि BDL भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सार्वजनिक इकाई है। इसकी स्थापना साल 1970 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसे भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपकरण बनाने के मकसद से स्थापित किया गया था। हाल ही में इसने CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित माधवरम गांव में बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, विज्ञान प्रयोगशाला सहित कई बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया है। बता दें कि माधवरम गांव से सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों की एक बड़ी संख्या है।
बीते दिनों केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 का पहला संस्करण जारी किया। बता दें कि यह सूचकांक भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों के पहुंच पर आधारित है। हालांकि भविष्य में PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण को भी शामिल किया जाएगा। इसका मकसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा और पहुंच के आधार पर रैंक प्रदान करना है। यह सूचकांक 3 पिलर्स पर आधारित है जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। पहला स्तंभ जहां NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन को मापता है, वहीं दूसरा स्तंभ डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। यहाँ डिलीवरी प्लेटफॉर्म का मतलब खाद्यान्नों के आवंटन या वितरण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से है। तीसरा या अंतिम स्तंभ विभाग की पोषण पहल पर केंद्रित है। जारी किए गए रैंकिंग के सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा को पहला, उत्तर प्रदेश को दूसरा, जबकि आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा को पहला, हिमाचल प्रदेश को दूसरा, जबकि सिक्किम को तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा जिन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फूड सिक्योरिटी DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में लागू है, वहां दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शीर्ष स्थान पर हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था। इस दिवस को मनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया था। सम्मेलन का मकसद पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फसल विविधीकरण और भंडारण क्षेत्र सुधारों पर विचार विमर्श करना था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन हेतु पेश किए गए हालिया प्रस्ताव में जुर्माने की राशि के द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण कोष बनाने की बात कही गई है। 2. पर्यावरण संरक्षण हेतु साल 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एजेंसी विदेशी राज्यों के साथ संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले सभी अपराधों को अपने संज्ञान में ले सकती है। कथन 2, इसका गठन वर्ष 2008 में किया गया था। और कथन 3, यदि कोई जहाज भारत में पंजीकृत है और वह अमेरिका में मौजूद है तो ऐसे में उस जहाज पर मौजूद व्यक्तियों पर NIA का कार्यवाही करने का अधिकार निलंबित हो जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शंस हैं A केवल 2 एवं 3, B केवल 3, C केवल 1 एवं 3, या फिर D केवल 1 एवं 2। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका आयोजन पुर्तगाल में किया गया। 2, कॉन्फ्रेंस की मेजबानी केन्या सरकार द्वारा की गई। 3, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस में 198 देशों ने भाग लिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ऑप्शंस हैं A केवल 1 एवं 2, B केवल 1 एवं 3, C केवल 2 एवं 3, या फिर D केवल 2। अगला प्रश्न, राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा को पहला तथा उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। कथन 2, केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा को पहला, हिमाचल प्रदेश को दूसरा, जबकि सिक्किम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और कथन 3, नगर हवेली तथा दमन और दीव में फूड सिक्योरिटी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में लागू किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 1 एवं 3, C केवल 2 एवं 3, या फिर D उपर्युक्त सभी। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कणों के द्रव्यमान के लिए हिग्स बोसोन कण जिम्मेदार होते हैं। 2,
लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन को अत्यधिक ठंडे स्थान पर चलाया जाता है। और 3, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के प्रयोगों के फलस्वरूप भविष्य में बिग बैंग और ब्रह्मांड के निर्माण को जानने में सहायता मिल सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 2, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 2 एवं 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। ओडिशा के मयूरभंज जिले की लाल चींटियों से बनी चटनी को GI टैग प्रदान करने के लिए हाल ही में केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा गया है। गौरतलब है कि इस चटनी को काई चटनी के नाम से जाना जाता है। काई चटनी लाल चींटियों और उनके अंडों से बना एक पेस्ट होता है। इसे देश के पूर्वी राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड आदि में मुख्यतः आदिवासियों के द्वारा खाया जाता है। ये चटनी खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन, फाइबर सहित कई मिनरल से भरपूर होती है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों के किराए में 50% तक की छूट दी जाएगी। टिकट में रियायत देने के अलावा बसों के न्यूनतम किराए को घटाकर 7 से 5 रुपए तक करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा राज्य परिवहन की राइड विद प्राइड टैक्सियों में 25 पद महिला चालकों से भरे जाएंगे। हाल ही में ओडिशा के बोनाई वन प्रभाग के प्रशासन ने जंगल के एक हिस्से का नाम एक दिहाड़ी मजदूर महिला सरोजनी मोहंता के नाम पर रखा है। दरअसल सरोजनी मोहंता को एक चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन सरोजनी ने अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ केवल 2 सालों में जमीन के एक बंजर हिस्से को वृक्षारोपण करके जंगल के रूप में बदल डालने का सराहनीय कार्य किया है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में बड़े धूमधाम के साथ खार्ची त्योहार की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि ये त्रिपुरा का एक वार्षिक त्योहार है जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सप्ताह भर चलने वाला ये त्योहार त्रिपुरा के मंदिरों में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। इसके पहले तेलंगाना में भी स्टैचू ऑफ पीस को स्थापित किया गया था। गौरतलब है कि रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को भी प्रेरित करने का कार्य किया। हाल ही में कोविड-19 के एक नए सब वेरिएंट का पता चला है। ये नया सब वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक नया रूप है। इस सब वेरिएंट का नाम BA.2.75 है। इसकी पहचान भारत सहित कई अन्य देशों में की गई है। ओलंपिक धावक PT उषा, संगीतकार इलैया राजा, पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े को प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें कि केरल के कोझिकोड में जन्मी PT उषा विश्व की सबसे प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। इनको पूर्व में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। गौरतलब है कि वर्तमान में ये उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स भी चलाती हैं। हाल ही में जारी हुए स्टैंडर्ड एंड पुअर के PMI यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के मुताबिक भारत के सेवा क्षेत्र ने 11 साल में पहली बार अधिक वृद्धि हासिल की है। आपको बता दें कि PMI मूल्य का 50 से अधिक होना अच्छी वृद्धि का संकेतक है। गौरतलब है कि व्यापार गतिविधि अप्रैल 2011 के बाद से सबसे तेज गति से बढ़ी है और जुलाई में भी इसमें वृद्धि के संकेत दिखाई पड़ते हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।